सुबह के लगभग 10 बजे थे। लगातार तीसरे दिन भी आसमान काले बादलों से ढका हुआ था। मूसलाधार बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। गांव के किनारे बने मिट्टी के छोटे से घर में पंकज, उसकी पत्नी सुनीता और उनका बेटा भोलू रहते थे। लेकिन आज उनके घर में एक और परिवार भी ठहरा हुआ था। 2 अनजान मेहमान, एक पति और उसकी पत्नी, जो पिछली रात बारिश में फंस जाने के कारण यहीं रुक गए थे। दोनों अभी भी घर के अलग कमरे में चुपचाप सोए हुए थे। घर में अजीब सी खामोशी थी। अजी, रात तो किसी तरह निकल गई, लेकिन अब सुबह हो गई है। मैं सुबह से यही सोच रही हूँ कि इन मेहमानों को नाश्ते में क्या दूं। घर में आटे की डिब्बी लगभग खाली हो चुकी है। दाल भी बस मुट्ठी भर बची है। अगर सब कुछ आज ही बना दिया तो शाम को भोलू क्या खाएगा? मैं भी यही सोच रहा हूँ सुनीता। रात को जब ये लोग भीगे हुए हमारे दरवाजे पर आए थे तो उनसे मना कैसे करता। इतनी तेज बारिश में अगर हम दरवाजा बंद कर देते तो शायद सारी उम्र खुद को माफ नहीं कर पाता। मैं मना करने की बात नहीं कर रही हूँ अजी, लेकिन हालात देखिए। हमारे अपने घर में खाने का ठिकाना नहीं है, ऊपर से मेहमान भी हैं। अगर उन्हें सूखी रोटी भी देंगे तो मुझे शर्म आएगी। गरीबी से शर्म नहीं करनी चाहिए सुनीता, बुरे व्यवहार से शर्म करनी चाहिए। हमारे पास जो है वही प्यार से खिला देंगे। शायद भगवान हमारी नीयत देख रहा हो। हर बार आप यही कह देते हैं, लेकिन जब भोलू भूखा होकर मेरी तरफ देखता है ना, तब मेरा दिल बैठ जाता है। इतने में उठकर बाहर देखने लगता है। बाबा, बारिश अभी भी नहीं रुकी। क्या आज भी आप काम पर नहीं जाओगे? अगर बारिश थोड़ी भी कम हुई ना तो मैं जरूर जाऊंगा, चाहे पूरा गांव घूमना पड़े। बाबा, मैं बड़ा होकर आपको कभी काम नहीं करने दूंगा। मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, फिर हमारे घर की छत भी नहीं बनवाऊंगा। पंकज कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। उसकी आंखें बाहर आती हैं। बस बेटा, भगवान करे तेरी हर बात सच हो। पंकज बाहर बारिश देखने चला जाता है। उधर सुनीता चुपचाप रसोई में जाती है। वो आटे का डिब्बा खोलती है, फिर दाल का डिब्बा देखती है। दोनों लगभग खाली थे। वो कुछ पल तक वहीं खड़ी रह जाती है। अजी, जरा इधर आइए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। क्या हुआ सुनीता? इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? देखिए, ये पूरा आटा बचा है, बस इतना। और ये दाल मुश्किल से एक बार की। तेल भी तली में रह गया है। नमक है, लेकिन नमक से तो पेट नहीं भरता। मैं रात से यही हिसाब लगा रही हूँ कि अगर सुबह मेहमानों को खिला दूं तो दोपहर में भोलू क्या खाएगा, और अगर भोलू के लिए बचाकर रखूं तो मेहमानों को क्या खिलाऊं। मुझे पता था कि घर की हालत खराब है, लेकिन इतनी खराब हो गई है, इसका अंदाजा नहीं था। समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूं। आपको इसलिए नहीं बताती थी क्योंकि आप पहले से ही परेशान रहते हैं, लेकिन अब छिपाने जैसा कुछ बचा भी नहीं है। सुबह से मेरा मन रो रहा है अजी। घर में मेहमान बैठे हैं और मैं उनके लिए ढंग की चाय तक नहीं बना पा रही। सुनीता, गरीब होना कोई गुनाह नहीं है। गुनाह तब होता है जब आदमी अपना इंसानियत का धर्म छोड़ दे। हमारे पास जो है वही खिलाएंगे। अगर वो अच्छे लोग होंगे तो समझ जाएंगे, और अगर नहीं समझेंगे तो भी मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। आप हर बार इतनी बड़ी बातें कर लेते हैं, लेकिन मैं एक औरत हूँ अजी। मुझे मेहमान के सामने खाली बर्तन देखकर शर्म आती है। उधर दोनों मेहमान धीरे धीरे जाग चुके थे। लगता है हम लोगों की वजह से इन्हें परेशानी हो रही है। हाँ, मैंने भी महसूस किया है। कल रात जब हम आए थे तब भी इनके घर की हालत देखकर मेरा दिल भर आया था। अभी कुछ मत कहना, पहले थोड़ा और देख लेते हैं। वो कुछ सोचता है, फिर बिना कुछ बोले अपनी पत्नी की तरफ देखता है। तुम फिर वही करने जा रहे थे? नहीं, अभी नहीं, सही समय आने दो। उनकी ये बात दूर खड़ा भोलू सुन तो लेता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। ये अजनबी चाचा बार बार सही समय क्यों बोलते हैं? छोटू मेहमानों के पास जाकर बैठ जाता है। चाचा जी, आपको बारिश अच्छी लगती है? पहले बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन अब बारिश देखकर
कुछ पुरानी बातें याद आ जाती हैं। कौन सी बातें? मेहमान आदमी कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। उसकी आंखों में हल्की नमी दिखाई देती है। मुझे तो बारिश में कागज की नाव चलाना अच्छा लगता है। मेहमान आदमी मुस्कुरा देता है, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान के पीछे एक गहरा दर्द साफ दिखाई दे रहा था। बारिश लगातार बरस रही थी। छप्पर से पानी टपक रहा था। मिट्टी का आंगन पूरी तरह भीग चुका था। सुनीता ने बचा हुआ थोड़ा सा आटा गूंथा और कांपते हाथों से रोटियां बेलने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो उन्हें बार बार पोंछ रही थी ताकि कोई देख ना ले। अजी जरा इधर आइए। मैं सुबह से अपने मन की बात दबाकर बैठी हूँ, लेकिन अब और हिम्मत नहीं बची। आप खुद देख लीजिए, ये आटे की परात लगभग खाली हो चुकी है। बड़ी मुश्किल से 5 रोटियां बन पाएंगी। दाल भी बस इतनी बची है कि कटोरी के तले को छू सके। तेल खत्म होने को है। लकड़ियां भी गीली हो गई हैं। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है जैसे एक माँ और एक गृहिणी दोनों एक साथ हार रही हैं। मुझे अपने भूखे रहने का दुख नहीं है अजी, लेकिन जब भोलू मेरी तरफ उम्मीद से देखता है ना, तब लगता है जैसे कोई मेरे कलेजे को मुट्ठी में दबा रहा है। सुनीता, मेरी तरफ देखो। तुम खुद को इतना मत तोड़ो। मैं जानता हूं कि इस घर की हर मुसीबत सबसे पहले तुम्हारे सामने आती है। तुमने कितनी बार खुद भूखे रहकर मुझे और भोलू को खिलाया है। मैंने सब देखा है, बस कभी कहा नहीं। लेकिन एक बात याद रखना, गरीब आदमी की सबसे बड़ी दौलत उसका दिल होता है। अगर आज हम अपने दरवाजे से किसी भूखे को लौटा दें तो शायद हमारे बर्तन भर जाएं, लेकिन हमारा मन सारी उम्र खाली रहेगा। मुझे भी डर लगता है, मुझे भी चिंता होती है कि कल क्या होगा, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि भगवान देर करता है, अंधेर नहीं। वो हमारी परीक्षा ले रहा है। हर बार आप भगवान का नाम लेकर मुझे समझा देते हैं, लेकिन कभी कभी मेरा विश्वास भी डगमगा जाता है। सोचिए, 3 दिन से बारिश हो रही है। आप मजदूरी पर नहीं जा पाए, घर में 1 रुपया नहीं बचा। उधार देने वाले भी अब मुंह फेरने लगे हैं। ऊपर से मेहमान भी हमारे घर में हैं। मैं उन्हें बोझ नहीं कह रही, भगवान गवाह है, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। लेकिन उनकी खातिरदारी ठीक से ना कर पाने का दुख मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। अगर इंसान की इज्जत खाने की थाली से होती तो दुनिया के सारे अमीर सबसे अच्छे इंसान होते, लेकिन ऐसा नहीं है सुनीता। इज्जत दिल से होती है। हम उन्हें झूठी शान नहीं, सच्चा अपनापन दे रहे हैं। मुझे यकीन है अगर वो अच्छे इंसान होंगे तो हमारी मजबूरी समझ जाएंगे। कुछ देर बाद सुनीता ने कांपते हाथों से थाली सजाई और मेहमानों के सामने रख दी। भैया, बहन जी, घर में बस यही बचा था। अगर खाने में कोई कमी रह जाए तो मुझे माफ कर दीजिएगा। सच कहूँ तो पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं अपने घर आए मेहमानों की ठीक से सेवा भी नहीं कर पा रही। आप लोग बुरा मत मानिएगा, हमारे पास जो था हमने वही पूरी मन से बनाया है। दुनिया का सबसे स्वादिष्ट खाना कौन सा होता है? वो खाना जिसमें घी ज़्यादा हो? ऐसा नहीं। वो खाना जिसमें मसाले ज़्यादा हो? ऐसा भी नहीं। दुनिया का सबसे स्वादिष्ट खाना वो होता है जिसमें परोसने वाले का दिल मिला हो। इस थाली में मुझे वही दिखाई दे रहा है, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। तुम दोनों की थाली कहाँ है? अरे हम लोग बाद में खा लेंगे, पहले आप लोग खाइए। मेहमान पहले खाते हैं, घर वाले बाद में। भोलू ने पहले ही खा लिया, बस आप दोनों खा लीजिए, उसके बाद हम भी खा लेंगे। नहीं पंकज, मैं उम्र भर लोगों के चेहरे पढ़ता आया हूँ। तुम्हारी मुस्कान बता रही है कि तुम सच नहीं बोल रहे। तुम्हारी आंखें कह रही हैं कि तुम भूखे। तुम्हारी पत्नी की कांपती उंगलियां बता रही हैं कि इस थाली को बनाने में उसने अपने हिस्से का खाना भी छोड़ दिया है। अगर मैं ये सब देखकर भी चुपचाप खा लूं तो मुझसे बड़ा स्वार्थी कोई नहीं होगा। ऐसी बात नहीं है भैया, हम सच में बाद में खा लेंगे। आप लोग बेफिक्र होकर खाना शुरू कीजिए। उसी समय भोलू मासूमियत से बोल पड़ा।
माँ, आप फिर झूठ बोल रही हो ना? मैंने सुबह देखा था कि आटे का डिब्बा खाली हो गया था। आपने खुद कहा था कि अब बस यही आखिरी रोटियां बनेंगी। बाबा ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया, आपने भी नहीं खाया। आप दोनों हमेशा कहते हो कि हमें भूख नहीं है, लेकिन रात को जब मैं उठता हूं ना, तब आपको चुपके चुपके पानी पीते देखता हूं। क्या पानी पीने से सच में भूख खत्म हो जाती है? भोलू की बात सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। पंकज, अब एक शब्द भी मत कहना। जिस घर में माँ बाप अपने बच्चे के लिए भूखे रह जाते हो, जिस घर में मेहमान की इज्जत बचाने के लिए अपनी भूख छिपाई जाती हो, उस घर में बैठकर अकेले खाना मेरे बस की बात नहीं है। अगर खाना होगा तो हम सब साथ बैठकर खाएंगे, और अगर तुम लोग नहीं खाओगे तो मैं भी एक निवाला अपने मुंह में नहीं डालूंगा। साहब, ऐसा मत कहिए। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी यही है कि मेरे घर आया मेहमान भूखा न जाए। गरीबी तो हमारी किस्मत है, लेकिन मेहमान का अपमान हमारी पहचान नहीं बन सकता। मैं हाथ जोड़कर कहता हूं, आप खाना खा लीजिए, मुझे चैन मिल जाएगा। और मुझे तब चैन मिलेगा जब तुम्हारा बेटा, तुम्हारी पत्नी और तुम तीनों मेरे साथ बैठकर यही रोटी खाओगे। याद रखना पंकज, भूख इंसान को छोटा नहीं बनाती, लेकिन किसी की भूख देखकर मुंह फेर लेना इंसान को जरूर छोटा बना देता है। मेहमान आदमी ने अपनी थाली से 2 रोटियां उठाई और भोलू की तरफ बढ़ा दी। भोलू उसकी तरफ हैरानी से देखने लगा और सुनीता की आंखों से आंसू बहने लगे। घर के अंदर गहरा सन्नाटा था। बाहर बारिश पहले से भी तेज हो चुकी थी। तभी मेहमान आदमी ने अपनी थाली पंकज की ओर बढ़ा दी। पंकज, अगर तुम मुझे सच में अपना मेहमान मानते हो तो मेरी एक बात माननी पड़ेगी। मैं तुम्हारे घर का खाना तभी खाऊंगा जब तुम सुनीता और भोलू भी मेरे साथ बैठकर यही रोटी खाओगे। तुम बार बार मुझे सम्मान देने की बात कर रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतना छोटा इंसान हूं कि अपने सामने एक परिवार को भूखा देखकर आराम से खाना खा लूं? मुझे अपनी भूख से ज्यादा तुम्हारी मजबूरी दिखाई दे रही है। साहब, मेरी गरीबी का मजाक मत बनाइए। मैं जानता हूं कि घर में बस यही आखिरी खाना है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि मेहमान भगवान का रूप होता है। अगर आज आप लोग भूखे रह गए तो मैं सारी उम्र अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। आप मेरी जगह होते तो शायद यही करते। नहीं पंकज, शायद मैं तुम्हारी जगह होता तो इतना बड़ा दिल नहीं दिखा पाता। आज तुमने मुझे सिखाया है कि इंसान अमीरी से नहीं, अपने व्यवहार से बड़ा बनता है। बहन, मैं तुम्हारी आंखों में सुबह से डर देख रही हूँ। तुम बार बार मुस्कुरा रही हो, लेकिन तुम्हारा दिल रो रहा है। तुम्हें इस बात की चिंता नहीं है कि तुम भूखी हो। तुम्हें इस बात की चिंता है कि कहीं तुम्हारे मेहमान ये ना सोच लें कि गरीब लोग मेहमान की इज्जत नहीं करते। सच कहूँ, तुम्हारी जैसी गृहिणी मैंने बहुत कम देखी है। सुनीता कुछ बोल नहीं पाती। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और फिर ऐसे ही सब लोग मिल बांट के 1-2 रोटियां खा लेते हैं। इतने में बाहर हवा का तेज झोंका आता है। दरवाजा अपने आप खुल जाता है। सब लोग खाना खाकर बैठे हुए होते हैं। बारिश के साथ एक पुराना भीगा हुआ लिफाफा उड़ते उड़ते घर के अंदर आ गिरता है। माँ, देखो कोई कागज उड़कर आया है। पंकज लिफाफा उठाता है। उस पर सिर्फ एक नाम लिखा था, पंकज, लेकिन भेजने वाले का नाम नहीं था। पंकज धीरे धीरे लिफाफा खोलता है। अंदर केवल एक पर्ची थी। उस पर लिखा था, जिस मेहमान को तुमने अपने घर में जगह दी है उसे पहचानने की कोशिश मत करना। सही समय आने पर सब सच खुद सामने आ जाएगा। पूरा घर सन्न रह जाता है। बाबा, ये किसने लिखा होगा? मुझे नहीं पता बेटा। मैंने तो गांव में किसी से दुश्मनी भी नहीं की। सुनीता की नजर धीरे धीरे मेहमान आदमी की तरफ जाती है। वो बिल्कुल शांत बैठा था, जैसे उसे पहले से सब पता हो। ये हमारे नाम की चिट्ठी, लेकिन इस बारिश में कौन भेजेगा? भैया, एक बात पूछूं? आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये चिट्ठी, क्या इसका आपसे कुछ संबंध है? आप बार बार कहते हैं कि सही समय आने दो। अब इस चिट्ठी में भी वही बात लिखी है।
मेरा मन बहुत घबरा रहा है। अजी इस मौसम में कहाँ जा रहे हैं? चारों तरफ पानी ही पानी है, कहीं फिसल गए तो। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। मेहमान आदमी कुछ देर तक चुप रहता है, फिर धीरे से मुस्कुराता है। अगर मैं अभी तुम्हारे हर सवाल का जवाब दे दूं तो शायद तुम लोग मुझ पर विश्वास नहीं करोगे, और अगर मैं चुप रहूं तो तुम्हें मुझ पर शक होगा। इसलिए अभी इतना ही कहूंगा, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। लेकिन मैं यहाँ सिर्फ बारिश से बचने के लिए भी नहीं आया। पंकज और सुनीता एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। चिट्ठी को कई बार पढ़ने के बाद भी रामू की बेचैनी कम नहीं हुई। उसने एक पुरानी बोरी अपने सिर पर रखी और दरवाजे की ओर बढ़ गया। बाहर अब भी तेज बारिश हो रही थी। सुनीता, घर में बैठकर डरने से कुछ नहीं होगा। ये चिट्ठी किसने भेजी, क्यों भेजी, इसका पता लगाना जरूरी है। और अगर कहीं थोड़ा बहुत काम भी मिल गया तो शाम के खाने का इंतजाम हो जाएगा। बाबा, ये पुराना छाता ले जाओ, इसमें 2 जगह से पानी टपकता है। तो बहुत बड़ा हो गया है बेटा। पंकज बारिश में भीगी कच्ची सड़क पर धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है। गली पूरी कीचड़ से भर चुकी। कई घरों के दरवाजे बंद थे, लोग खिड़कियों से बारिश देख रहे थे। पंकज सबसे पहले गांव की बूढ़े किसान काका के घर पहुंचा। काका, काका बाहर आइए। अरे पंकज, इस बारिश में क्या हुआ बेटा? सब ठीक तो है? हाँ काका, ठीक तो है, पर मेरे घर पर मेहमान आए हुए हैं और एक पत्र भी आया है। लेकिन वो पत्र किसने भेजा है मुझे नहीं पता। मैं यही पता लगाना चाहता हूँ कि ये पत्र का राज क्या है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? नहीं बेटा, मैं तुम्हारी इसमें कोई भी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। अगर पता होता तो मैं तुम्हें पहले ही बता देता। बारिश बहुत तेज है, तुम अपने घर वापस चली जाओ और कल पता लगा देना कि वो पत्र किसने भेजा था। अगले दिन पंकज मेहमानों से पूछता है कि आप मुझे बताओ कि आप कौन हो, ताकि मुझे पता चले। मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें आ रही हैं, क्या आप मुझे बता सकते हो? क्या बात है पंकज भाई, तुम इतने उदास क्यों दिख रही हो? अगर कोई बात है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। कि आप मुझे बताओ कि आप कौन हो, ताकि मुझे पता चले। मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें आ रही हैं, क्या आप मुझे बता सकते हो? पंकज भाई, मैंने तुमसे कहा है कि तुम्हें सही समय आने पर सब कुछ पता चल जाएगा। तुम 2 दिन रुक जाओ, तुम्हें पत्र के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा और तुम बेफिक्र होकर आराम से उसी चीज को देख लेना। नहीं मेहमान जी, ऐसी कोई बात नहीं है। बस एक ही बात है, वो पत्र किसने भेजा, क्यों भेजा और किसके हाथों भेजा, ये किसी को नहीं पता और मुझे भी नहीं पता। बस मुझे वही बात रात दिन सताई जा रही है कि वो पत्र आखिर आया कहां से और उसे पत्र का क्या राज है। फिर पंकज काम की तलाश में गांव की ओर निकल जाता है। उसे कुछ काम नहीं मिलता। वो लौटकर घर वापस आ जाता है और उदासी से घर में बैठ जाता है। तभी मेहमान आकर पूछता है, पंकज, ये बताओ, ये घर किसका है? मेहमान जी, कुछ सालों पहले बहुत भयंकर तूफान आया था। हम अपने उसे गांव को छोड़कर इस गांव में आ गए, लेकिन हमें कहीं रहने के लिए जगह नहीं मिली, तो हमने इस खाली झोपड़ी में ही अपना बसेरा कर लिया। लेकिन हमें नहीं पता कि ये झोपड़ी किसकी है। फिर ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और तीसरे दिन सुबह होती है। फिर मेहमान बोलता है पंकज से, पंकज जी, घर में तुम रह रही हो वो घर मेरा ही है। भयंकर तूफान के बाद मैं इस घर को छोड़कर शहर में चला गया। इतना सुनकर पंकज की होश उड़ जाते हैं। पंकज घर वाली मेहमान को देखते हैं और सोचते हैं, जो मेहमान बोल रहा है क्या ये सही है या फिर झूठ। अब मेरा शहर में एक बड़ा व्यापार है और मैं तो बस अपने गांव में कुछ वक्त के लिए घूमने आया था। मैंने देखा मेरे घर में कोई और भी रह रहा है, तो मैंने सोचा चलो उनकी परीक्षा लेकर देखते हैं। लेकिन तुम उस परीक्षा में पास हो गई। मैं कुछ उपहार देना चाहता हूं। तभी मेहमान एक बड़ी सी पोटली निकालता है और पंकज को दे देता है और बोलता है, ये रखो, इसमें बहुत सारा धन है और तुम्हारी परीक्षा ले रहा था मैं,
तो देखना चाहता था कि तुम कितनी दिलदार आदमी हो। तुम तो बहुत ही अच्छे आदमी निकले। ये पोटली तुम्हारे लिए है और तुम इसे अपना बड़ा सा काम भी बोल सकते हो। इन पैसों का सही इस्तेमाल करना। अब मैं अपने शहर वापस जा रहा हूँ और मैं तुमको अपने घर का पता भी दे देता हूँ ताकि तुम वहां आकर हमसे मिल सको। इतना कि मेहमान अपने घर वापस चला जाता है। सभी घर वाले बहुत खुश हो जाते हैं। कुछ सालों बाद उसका बेटा ब्लू भी बड़ा हो जाता है और पढ़ाई लिखाई करके वो बड़ा आदमी बन जाता है। आप ही हमारी कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करें। अगर आप भी अपना नाम हमारी कहानियों में जुड़वाना चाहती हो तो हमें कमेंट करें अपना नाम। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में।